आज हम बात कर रहे हैं दार्शनिक कोचिंग पर। हमारे पास जो सामग्री है वो ये बताती है कि कैसे हजारों साल पुराने दर्शन के सिद्धांत आज की तेज रफ्तार जिंदगी और कोचिंग में नई जान डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ बात सिर्फ अगला प्रमोशन पाने या कोई लक्ष्य हासिल करने की नहीं है, सही बात है। बल्कि ये समझने की है कि ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा मतलब वाली जिंदगी कैसे जी जाए। हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि जो दस्तावेज हमने देखे, उनमें ये बात उभर कर आती है कि बहुत से कामयाब, स्मार्ट लोग भी अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हैं। हाँ, एक बेचैनी सी। बिल्कुल। वे मंजिल पर पहुंच तो जाते हैं, पर लगता है सफर का मजा कहीं रह गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे कोई कोई अदृश्य दीवार है जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ उनकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये एक आम पैटर्न है जिस पर यह सामग्री रोशनी डालती है। बात यह है कि पारंपरिक कोचिंग या हमारी अपनी सोच भी अक्सर क्या पर अटक जाती है। क्या मतलब अगला लक्ष्य क्या है, इसे कैसे हासिल करें? अब ये जरूरी सवाल है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं, मगर ये उस नींव को नजरअंदाज कर देते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। हमारा क्यों। हमारा क्यों, यानी हमारे मूल्य। हाँ, हमारे गहरे मूल्य क्या हैं, हम असल में क्या चाहते हैं, जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है। देखिए, जब तक ये क्यों साफ नहीं होता, बाहरी सफलता कितनी भी मिल जाए, अंदर एक अधूरापन सा महसूस होता रहता है। तो यहीं पर सुकरात की वो बात जो इन लेखों में भी दोहराई गई है बहुत सही बैठती है। बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई किताबी फलसफा नहीं लगता यहाँ, बल्कि एक सीधी सी पुकार है कि भाई ऑटो पायलट पर जीना बंद करो। सही कहा। रुको, सोचो, अपने विश्वासों पर, अपने लक्ष्यों पर सवाल करो। हाँ, और ये सीधे उस अदृश्य दीवार से जुड़ता है जिसकी आप बात कर रही थी। बिना सोचे समझे बस समाज क्या कहेगा या दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखकर तय किए गए लक्ष्य, वो हमें ऐसी जीत दिला सकते हैं जो अंदर से खोखली महसूस हो। जैसे प्रमोशन मिल गया, पर तनाव वैसा का वैसा है, बिल्कुल। शायद बढ़ भी गया हो। तो सामग्री में इस आत्मजांच के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक टूल, एक तरीका सुझाया गया है, लाइफ ऑडिट। लाइफ ऑडिट सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है, क्या ये मुश्किल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम थोड़ा ऐसा है, ये बस कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। बहुत सरल। अच्छा, जैसे? जैसे कि मेरा ज्यादातर वक्त और ऊर्जा, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? क्या ये चीजें वाकई मेरे लिए मायने रखती हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? मैं अभी किस बड़े लक्ष्य के पीछे भाग रही हूं और उसके पीछे की असली वजह क्या है? मतलब सच में क्यों चाहिए वो? और पिछली बार मुझे कब सच में गहरी खुशी या संतुष्टि महसूस हुई थी? उस वक्त मैं क्या कर रही थी? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये सवाल हमें हमारी जिंदगी के नक्शे को एक तरह से दोबारा देखने और समझने में मदद करते हैं। मुझे याद आ रहा है, सामग्री में वो अनीता का उदाहरण था। हाँ हाँ। वो बेचारी टाइम मैनेजमेंट की समस्या लेकर आई थी। उसे लगता था उसके पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत आम समस्या है। लेकिन जब उसने ये लाइफ ऑडिट वाले सवाल खुद से पूछे, तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। उसे एहसास हुआ कि उसका ज्यादातर समय उन कामों में जा रहा था जिनका उसके दिल के करीब की चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ। जैसे उसकी कला में रुचि थी या वो समाज सेवा करना चाहती थी, पर वो सब तो कहीं पीछे छूट गया था। बिल्कुल सही। और ये जानना, ये एहसास ही उसके लिए बदलाव की पहली सीढ़ी बना। तो ये दिखाता है कि असली मुद्दा अक्सर टाइम मैनेजमेंट का होता ही नहीं। हाँ, अक्सर नहीं होता। मुद्दा होता है प्राथमिकताओं के गलत निर्धारण का। हमारी ऊर्जा गलत जगह लग रही होती है और ये हमें अगले जरूरी पॉइंट पर लाता है, सतही लक्ष्यों से गहरे क्यों तक कैसे पहुंचें। हाँ, ये मैं भी जानना चाह रही थी, क्योंकि लक्ष्य तो हम सब बनाते हैं। ज्यादा पैसा कमाना है, फिट होना है, कोई नई स्किल सीखनी है, पर ये समझना कि इनके पीछे की असली वजह क्या है, वो कैसे पता चले? देखिए, यहाँ पर एक और शक्तिशाली तकनीक काम आती है जिसका जिक्र मिलता है 5 वाइज, यानी 5 क्यों। 5 क्यों? हाँ, ये किसी भी लक्ष्य या इच्छा के पीछे छुपी असली प्रेरणा तक पहुंचने का एक, आप कह सकते हैं, सरल लेकिन बहुत गहरा तरीका है। आप एक सतही लक्ष्य से शुरू करते हैं और बार बार पूछते हैं क्यों। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं, कैसे काम करता है ये? बिल्कुल। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है अपनी आमदनी 30% बढ़ाना। ठीक है। ठीक है। पहला क्यों, आप आमदनी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जवाब आया, क्योंकि मुझे लगता है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं। दूसरा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करती हैं? जवाब, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूं
और अपनी कीमत समझती हूं। ठीक है, यहाँ तक तो सीधा है। अब तीसरा क्यों। अगर आप अपनी कीमत समझती हैं तो अब तक ज्यादा क्यों नहीं मांगा? जवाब, शायद क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है ज्यादा मांगने से। ओहो, अब बात गहरी हो रही है। हाँ। चौथा क्यों। आपको ज्यादा मांगने से डर क्यों लगता है? जवाब, क्योंकि मुझे ना टकराव पसंद नहीं है और मुझे चिंता होती है कि लोग क्या सोचेंगे। और फिर पांचवा क्यों। आपको लोगों की सोच या टकराव से इतनी चिंता क्यों होती है? जवाब, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो लोग मुझे लालची समझेंगे और शायद मुझे अस्वीकार कर देंगे या मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे वाह, हम कहाँ आमदनी बढ़ाने की बात से शुरू हुए थे और कहाँ पहुंच गए? आत्ममूल्य, टकराव का डर, दूसरों की स्वीकृति की जरूरत। बिल्कुल। और सामग्री यही कहती है कि असली बदलाव तब आता है जब हम इस जड़ पर, इस पांचवें क्यू पर काम करते हैं। सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन की तकनीकें सीखने से शायद वो डर नहीं जाएगा। सही बात है। जब तक अंदर का डर बना हुआ है वो तकनीकें शायद काम ही ना करें। हम्म। इसी गहरी खुदाई के लिए एग्जामिन्ड लाइफ कोचिंग फ्रेमवर्क की बात की गई है। ये कोई एक अकेली तकनीक नहीं है, बल्कि एक पूरा नजरिया है, एक ढांचा है। ये एग्जामिन्ड लाइफ कोचिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या-क्या शामिल है? मतलब किन चीजों से बना है ये? इसमें मुख्य रूप से 3 दार्शनिक धाराओं से प्रेरणा ली गई है और जोर इस बात पर है कि इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाए। पहला है हाँ। सुकराती पूछताछ, सोक्रेटिक इंक्वायरी। ये वही क्यों पूछने की कला है, लेकिन और गहराई से। अपनी मान्यताओं को चुनौती देना, अस्पष्ट विचारों को साफ करना, अपने ही तर्कों की पड़ताल करना। ये हमें दिखाता है कि हम कितनी चीजें बस यूं ही बिना सोचे समझे मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा? दूसरा है स्टोइक दृढ़ता, स्टोइक रेजिलियंस। ये हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को कैसे समझें और एक हद तक नियंत्रित करें। मुश्किलों का सामना शांत रहकर कैसे करें और बाहरी परिस्थितियों पर अपनी अंदरूनी शांति को हावी ना होने दें। और तीसरा? तीसरा है अस्तित्ववादी अर्थ, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग। ये जीवन के बड़े सवालों से जूझने में मदद करता है। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे पास क्या आज़ादी है? मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के मायने खुद बनाते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं मिलते। ये तीनों सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। स्टोइक दृढ़ता के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है, स्टोइसिज्म की। हाँ बिल्कुल। स्टोइक दर्शन का एक बेहद व्यवहारिक सिद्धांत है जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से है। नियंत्रण का द्वंद्व। नियंत्रण का द्वंद्व। हाँ, ये एक बहुत सरल विचार है पर सच में जिंदगी बदल सकता है। ये कहता है कि दुनिया में हर चीज को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बस 2। कौन से 2? एक, वो जो हमारे नियंत्रण में है, और 2, वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, बस। अच्छा, तो हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे इरादे, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रियाएं। मतलब हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? बहुत कुछ। बाहरी घटनाएं, मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने कामों के अंतिम नतीजे भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। हम कोशिश कर सकते हैं पर गारंटी नहीं होती। तो इसका फायदा क्या है ये जानने का? मतलब ठीक है, कुछ चीजें कंट्रोल में है, कुछ नहीं, तो? फायदा? देखिए, फायदा ये है कि स्टोइक कहते हैं अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा, अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। सिर्फ उन पर? हाँ, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करना, परेशान होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब व्यर्थ है। उसे स्वीकार करना सीखो। उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे किसी को एक जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक। अब अच्छी तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, ये उसके नियंत्रण में है। हाँ। लेकिन दर्शक कैसे रिएक्ट करेंगे, बॉस को पसंद आएगी या नहीं, उस दिन इंटरनेट ठीक चलेगा या नहीं, ये सब उसके नियंत्रण में नहीं है। सही बात है। तो स्टोइक नजरिया कहता है कि उसे अपनी तैयारी पर 100% ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है, और नतीजों की चिंता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे शांति मिलेगी। बिल्कुल, इससे तनाव घटता है और हम ज्यादा प्रभावी बनते हैं क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा सही जगह लग रही होती है। यही वो आधार है जिस पर सामग्री में इनर सिटाडल यानी आंतरिक किले की बात होती है। इनर सिटाडल, आंतरिक किला, ये एक अच्छा रूपक है।
मतलब अंदर एक ऐसी मजबूत जगह बनाना जहां बाहरी उथल-पुथल का असर कम से कम हो। बिल्कुल। और ये नियंत्रण का द्वंद्व उस किले की एक मजबूत दीवार जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अंदरूनी शांति और स्थिरता का स्रोत बन सकता है। और ये हमें फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ अस्तित्ववाद की ओर ले जाता है, जो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की बात करता है। हाँ, सामग्री में ज़्यापॉल सार्थ का जिक्र था कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। ये सुनने में थोड़ा भारी, थोड़ा नेगेटिव सा लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम चुनाव करने से बच नहीं सकते। हर पल, हर स्थिति में हमारे पास चुनने की आज़ादी होती है। हर स्थिति में? हाँ, चाहे वो चुनाव सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया का हो, अपने नजरिए का हो, यहाँ तक कि कुछ ना चुनना भी अपने आप में एक चुनाव है। तो ये विचार उस आम भावना को चुनौती देता है जब लोग कहते हैं मैं फंस गई या मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन कई बार तो सच में लगता है कि कोई चारा नहीं है, जैसे कोई अपनी नापसंद नौकरी में फंसा हुआ महसूस करे। यहीं पर अस्तित्ववादी दृष्टिकोण एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। वो कहता है अपनी भाषा बदलो, आप कैसे सोचते और बोलते हो उसे बदलो। भाषा बदलो कैसे? मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है या आई हैव टू डू दिस जॉब के बजाय कहो मैं अभी इस नौकरी में रहना चुन रही हूं क्योंकि। मैं चुन रही हूँ। हाँ, मैं चुन रही हूं, शायद वो क्योंकि है, क्योंकि मुझे अभी वित्तीय स्थिरता चाहिए, या क्योंकि ये मेरे परिवार के लिए इस वक्त जरूरी है, या क्योंकि मैं अभी दूसरी नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया में हूं। ये छोटा सा बदलाव हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर कर्ता मतलब एजेंट की भूमिका में ले आता है। हम मानते हैं कि ये हमारा चुनाव है, चाहे वो एक मुश्किल चुनाव ही क्यों ना हो। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। बिल्कुल। और स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ, ये दूसरा पहलू है। हाँ, और यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष या गिल्ट में ही है। इसका मतलब है प्रतिक्रिया करने की क्षमता। अंग्रेजी में कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा। हाँ, मतलब जवाब देने की योग्यता। जब हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे चुनावों का नतीजा है, कम से कम हमारी प्रतिक्रियाएं तो हैं ही, तो हम बाहरी हालातों को कोसने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, अब अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल, ये हमें बदलाव लाने के लिए सशक्त करता है। सामग्री में एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के लिए हमेशा दूसरों को या हालातों को दोष देता था। हाँ। जब उसने ये स्वीकार किया कि टीम का लीडर होने के नाते उसकी भी जिम्मेदारी है, तो उसका ध्यान दोषारोपण से हटकर समाधान खोजने पर गया। मैं बेहतर संवाद कैसे कर सकता हूँ, मैं टीम को बेहतर समर्थन कैसे दे सकता हूँ, वगैरह। तो ये सब चीजें मतलब जिंदगी को जांचना, अपने क्यों को समझना, वो नियंत्रण वाला सिद्धांत अपनाना और अपनी स्वतंत्रता व जिम्मेदारी को स्वीकार करना, ये सब मिलकर उस इनर सिटाडेल को बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, ये वो ईंटें और गारा हैं जिनसे वो आंतरिक किला बनता है। और ये सिर्फ बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। नहीं, ये तो अभ्यास की चीजें लगती हैं। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा समझदारी, ज्यादा शांति और उद्देश्य के साथ जीने के व्यवहारिक उपकरण हैं, प्रैक्टिकल टूल्स हैं। ये हमें सतही सलाहों और वो जो आजकल चलता है ना क्विक फिक्स, उनसे निकालकर गहरी स्थायी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। और मुझे लगता है ये नजरिया हमारे उन श्रोताओं के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच में समझ की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये दार्शनिक कोचिंग हमें सिर्फ बाहरी लक्ष्यों तक ही नहीं पहुंचाती बल्कि एक अंदरूनी सफर पर भी ले जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि कैसे ज्यादा सार्थक, ज्यादा जागरूक और ज्यादा क्या कहेंगे लचीला, रेजिलिएंट बना जाए। सही कहा। ये एक तरह से अपने मन का मालिक बनना सिखाती है। हाँ। यह हमें याद दिलाता है कि असली संतुष्टि अक्सर बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती है, बल्कि हमारे आंतरिक जगत, हमारे विचारों, हमारे मूल्यों, हमारे चुनावों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, उससे आती है। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात जो मेरे जहन में घूम रही है वो ये इनर सिटाडेल वाली बात है, वो आंतरिक किला। अगर आज किसी को अपने इस आंतरिक किले में सिर्फ एक नई ईंट लगानी हो आज की चर्चा के आधार पर, तो वो कौन सा सिद्धांत या अभ्यास हो सकता है जिसे वो चुन सकते हैं? अच्छा सवाल है। शायद वो नियंत्रण का द्वंद्व याद रखना कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं, या अगली बार जब मन में आए मुझे ये करना है
तो उसे बदलकर सोचना, मैं ये करना चुनती हूँ क्योंकि। हाँ, ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली शुरुआती कदम हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।